Today, I will inform you about Turkey Bursary Scholarship. First of all, I would like to give a brief introduction about Turkey Bursary Scholarship. Turkey Bursary Scholarship basically ये एक fully funded scholarship है, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, पीएचडी के लिए, हर लेवल पे आप जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली टर्की के अंदर जो लैंग्वेज है वो टर्किश चलती है, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, टर्किश लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इंक्लूडिंग मेस, रेजिडेंस, स्टाइपेंड, एयर एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा इसका। बैचलर के लिए एटलीस्ट 70% मार्क्स अगर आपके हैं इंटर के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेडिसिन के स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मैक्सिमम 90% जो है वो मार्क्स लाजमी है उनके लिए। और मास्टर एंड पीएचडी एटलीस्ट 75% मार्क्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। अगर आप अप्लाई कर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बैचलर में 75% मार्क्स हों, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मास्टर में 75% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। प्रोग्राम्स कौन कौन से तुर्की बुर्सरी जो है वो ऑफर कर रही है? ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, साइंस सब्जेक्ट से रेलिवेंट, हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है वो स्कॉलरशिप तुर्की बुर्सरी हर साल 5000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड। 5000 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 120-130 स्टूडेंट्स हर ईयर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है जब भी आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसी तरह तुर्की बुर्सरी स्कॉलरशिप के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना है तो कुछ डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिन पे आपने अच्छे से वर्क करना है, वो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आप फॉरेन अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास टेस्ट नहीं है, आपके पास आइट्स नहीं है, आपके पास टोफल नहीं है, जीआरई नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपके पास आइट्स, टोफल और जीआरई कोई टेस्ट नहीं है इंटरनेशनल लेवल का, तो स्टिल आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। होता इस तरह सम यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जिनमें स्पेशल टेस्ट और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उनको देखते हुए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसी लिहाज से आप उनको सिलेक्ट करते होते हैं। बट नॉर्मली जो है वो आप नहीं कह सकते, या मतलब कि आइट्स है, जीआरई, टोफल है, वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सेकंड डॉक्यूमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप अपने डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर कर लिया या मास्टर कर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की, तो बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली इंग्लिश के अंदर है, तो आप ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट से। और जो स्टूडेंट्स बैचलर लेवल के हैं वो लोग अपने कॉलेज से जो है वो ये डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है मेन रेफरेंस लेटर। रेफरेंस लेटर्स और रिकमेंडेशन लेटर एक ही बात है। कोई भी टीचर आपको ये बना के देगा आपके डिपार्टमेंट का, वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ता रहा है ड्यूरिंग इंटर 2 years और ड्यूरिंग बैचलर 4 years और ड्यूरिंग मास्टर 2 years, वो आपको रिकमेंड करेगा। और आपने जब भी कोई रेफरेंस लेटर बनवाना है तो आपने ट्राई करनी है एटलीस्ट 18 ग्रेड के जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, उनको आपने अप्रोच करना है जब भी आपने रेफरेंस लेटर बनवाने हैं। बैचलर्स के लिए एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, मास्टर के लिए 2 रेफरेंस लेटर जो है वो चाहिए होते हैं, पीएचडी के लिए भी 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं। मैं अगेन बताता चलूँ, रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर दोनों एक ही चीज़ हैं, और आपको आपका टीचर ये बना के देगा जिसमें वो आपको मेंशन करेगा लाइक ये स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता रहा है और इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर में मज़ीद अच्छे से अच्छी जो है वो सक्सेस करेगा, रिसर्च करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टीचर है वो आपसे रेलिवेंट जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं ड्यूरिंग बैचलर, ड्यूरिंग मास्टर, वही एक्टिविटीज़ आपका टीचर उसमें मेंशन करेगा और आपको रिकमेंड करेगा कि मैं स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ फॉर तुर्की बुर्सरी स्कॉलरशिप। ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट रेफरेंस लेटर आपने कैसे बनवाने हैं, किससे बनवाने हैं और कितने कितने बनवाने हैं। उसके बाद मेन चीज़ होती है लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं आप, और ये बैकबोन है इस स्कॉलरशिप के लिए। आप अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो बैकबोन है। अगर आपका ये
अट्रैक्टिव होगा तो ही आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अदरवाइज आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है अगर आपने किसी का कॉपी किया है या आपने फॉर्मल सी बातें हैं उसके अंदर लिख दी हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपने अपना एक अच्छा मोटिवेशन लेटर जो है वो डेवलप करना है। लाइक आपने जो है अपनी एक्टिविटीज़, लाइक आप पास में क्या कर चुके हैं, करेंटली आप क्या कर रहे हैं, एंड इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं, आप किस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्या आपके एम्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपने मेंशन करना होता है अपने लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर। मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तीनों एक ही बात है। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मल से स्टेटमेंट लिख देते हैं, लाइक आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, आई गॉट 4/4 CGPA, आई डिड दिस जॉब, आई डिड दिस जॉब, आई डिड दिस जॉब। तो फॉर्मल आपने नहीं करना, इसको आपने यूनिक बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है आपने इसको। और जो मेन चीज़ है इसके अंदर, लाइक अगर आप अप्लाई करने लगे हैं मास्टर के लिए और PhD के लिए, तो आपने जो रिसर्च प्लान है आपका उसको आपने मतलब इसके अंदर जो है ना वो इंक्लूड करना है, या आप पहले जो रिसर्च कर चुके हैं उसको आपने बताना है। आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं आपने वो इसके अंदर मेंशन करनी है। दो साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, CV भी हमने ऐड करनी होती है इसके अंदर। हमने डिफरेंस जो है वो मेंटेन करना होता है CV के अंदर और आपके लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर। आपने दोनों चीज़ों को इस तरह से जो है वो मैनेज करना है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट को CV नहीं बनाना, आपने उसमें हर चीज़ मेंशन नहीं करनी कि आप उसमें लिख दें लाइक आई अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, आई अटेंड दिस सेमिनार्स। आपने हर चीज़ मेंशन नहीं करनी लेटर ऑफ इंटेंट के अंदर, बिकॉज उसकी लिमिट्स होती है और वर्ड्स लिमिट्स के अंदर रहते हुए आपने उसको प्रिपेयर करना होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास के बारे में बताना है, लाइक आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने मास्टर किया है, आपने मास्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, आप रिसेंटली क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं अपने लेटर ऑफ इंटेंट। और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए तो ब्रुसेली स्कॉलरशिप के लिए 70 to 80% जो वेटेज होती है वो इसी की होती है। अगर आपका लेटर ऑफ इंटेंट अट्रैक्टिव होगा, किसी की कॉपी नहीं होगा, आपकी अपनी उसके अंदर एबिलिटीज होंगी, आपका अपना उसके अंदर रिसर्च होगा, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होंगी, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेन चीज़ जो है इसमें जो आपने एक्सप्लेन करनी है वो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ हैं, आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपने क्या किया हुआ है और प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके इरादे हैं फ्यूचर में, और जो आपकी रिसर्च है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसका बेनिफिट क्या है, मतलब इज इट लाइक beneficial for the both countries because you are coming to Turkey for doing your master or PhD, so it will be beneficial for both. So that's all about letter of motivation. Next होता है रिसर्च प्लान। जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो सबके लिए लाजमी है, आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप मास्टर के लिए या PhD के लिए, ये कंपलसरी है, आपको अटैच करना ही पड़ेगा हर डिग्री के साथ, मतलब जिस भी आप लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद होता है रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान बेसिकली बैचलर लेवल्स के लिए तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ये सिर्फ ज़रूरी होता है मास्टर के लिए और PhD के लिए। तो लाइक मेरा डिपार्टमेंट न्यूट्रिशन है, मैं आपको इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने एक रिसर्च प्लान जो है वो डेवलप करना है, आपने कैसे एक स्टडी प्लान बनाना है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी आप स्टडी प्लान बनाएंगे, जो भी आप रिसर्च प्लान बनाएंगे, आप जब टूटी में आएंगे, आप सिलेक्ट होंगे, आपने उसके ऊपर काम करना है। आपने जस्ट एक आइडिया देना होता है, आइदर you know very well about how to conduct research or you don't know about how to conduct research, at least you must know about it। आपने जस्ट यही शो ऑफ करवाना होता है कि आपको कुछ पता है रिसर्च के बारे में, रिसर्च करनी है कैसे नहीं करनी। पहली चीज आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिसर्च प्लान। लाइक रिसर्च प्लान अगर आपने बनाना है तो आपने किस तरह से बनाना है और कौन कौन से पॉइंट्स आपने उसके अंदर जो है वो फोकस करने हैं जब भी आपने स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। 6 इसके बेसिक स्टेप्स हैं। जब भी आपने इसको बनाना है तो आप 6 मेजर स्टेप्स को जो है वो अपने माइंड में रखेंगे और जब भी आप इसको जब बनाना है आपने डिस्कस कर सकते हैं आप अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, बिकॉज आप इधर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका अपना डिपार्टमेंट है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट विल अप्लाई फॉर हिज ओन डिपार्टमेंट। सो
आपने सर्च आउट करना है कि यहाँ पर इस वक्त किस चीज़ में रिसर्च चल रही है, कौन सी चीज़ इनिशिएटिव इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने उस चीज़ से रेलिवेंट अपना रिसर्च प्लान जो है वो डेवलप करना है। रिसर्च प्लान कोई आपने रिसर्च नहीं करनी इसके ऊपर, आपने सिंपली 2 to 3 पेजेस का एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाना है जिसको हम स्टडी प्लान भी कहते हैं, और इसमें डिटेल आपने कोई शामिल नहीं करनी। 2 to 3 पेजेस का आपका ये प्लान होगा। ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जस्ट लाइक मैं पहले भी जिस तरह एक्सप्लेन करने लगा था अबाउट माय ओन डिपार्टमेंट, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, लाइक आप किसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी एंटीबायोटिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिडुअल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है एनिमल्स के अंदर, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो रिसर्च आउट कर रहे हैं। तो आप इससे रेलिवेंट कोई टॉपिक बनाएं एंड आप देखें इज इट फ्रूटफुल, लाइक इस तरह की रिसर्च पहले हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इस तरह की रिसर्च अगर हो चुकी है तो आप इसमें मजीद एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट आप गाइडलाइंस अपने सीनियर्स अपने टीचर से जो है वो आप गाइडलाइंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो रिसर्च प्लान है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, लाइक मैं हूँ यहाँ पर लास्ट ईयर, मैनी स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट मी एंड दे यूज सेम रिसर्च प्लान, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। अगर आप सेम रिसर्च प्लान इस्तेमाल करेंगे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको खुद से हेल्प आउट करनी है, खुद के लिए आपने जो है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, एक न्यू चीज़ आपने डेवलप करनी है, आपने कॉपी नहीं करनी। अगर आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट में कॉपी पे जाते हैं, आप मोटिवेशन लेटर कॉपी करते हैं, रेफरेंस लेटर कॉपी करते हैं, या आप रिसर्च प्लान किसी का उठा के कॉपी कर देते हैं, तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं होंगे। मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर कॉपी की और वो सिलेक्ट नहीं हुए। जस्ट वही स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जिन्होंने हार्ड वर्क किया, जिन्होंने अपनी स्पेसिफिक चीज़ें बनाई, किसी की बातों को कॉपी नहीं की। कॉपी आपने नहीं करना, आपने अपना ही एक रिसर्च प्लान डेवलप करना है। लाइक आप किसी से ले आप इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, इंटरेक्शन के लिए आप किसी से ले सकते हैं, बट आपने फॉलो अपनी ही रिसर्च प्लान को करना है, अपना ही स्टडी प्लान आपने जो है ना वो डेवलप करना है। तो ये था रिसर्च प्लान के बारे में। नेक्स्ट है करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। लाइक सिर्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर आपने एक स्कॉलरशिप अवेल करना है, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, आप हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हों, लाइक स्टडी के अंदर भी आप एक्सपर्ट हों, सोशल एक्टिविटीज़ में भी आप एक्सपर्ट हों, इसके अलावा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, हर चीज़ में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा आपके सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आप लाइक ऐड कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, लाइक मैं पहले बताता हूँ आपको, लेटर ऑफ मोटिवेशन कंपलसरी है, रिसर्च प्लान कंपलसरी है, रेफरेंस लेटर्स कंपलसरी हैं, बट जो करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास हैं ये एक्टिविटीज़ तो वेल एंड गुड, ये आपका चांस जो है स्कॉलरशिप विन करने का बढ़ा देंगी। अगर आपके पास नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज ये स्कॉलरशिप ओपन होगा जनवरी 2021 के अंदर, 6 मंथ स्टिल यू हैव। आप स्कॉलरशिप आने से पहले ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज से रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं अपने लिए। लाइक इसमें स्पोर्ट्स से रेलिवेंट होंगे ऑनलाइन कोर्सेज, लाइक कोरोना अभी सिचुएशन चल रही थी, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्सेज किए, कोरोना से रेलिवेंट आपके पास हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी हो सकती हैं, आपने पर्सनली कोई काम जो है वो किया है, आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, आपके पास उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो सकते हैं। फर्दर मोर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, आपने सेमिनार अटेंड किया है, आपने कोई लैब एक्टिविटीज़ की हुई हैं रेलिवेंट टू योर ऑन डिपार्टमेंट, या आपने कोई जॉब एक्सपीरियंसेस हैं, आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए हर चीज़ का, ताकि आप हर डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकें एक्स्ट्रा करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज पोर्शन के अंदर। जितने ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे अलॉन्ग विद योर गुड CGPA, आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। लैंग्वेज से रेलिवेंट मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज टर्की के अंदर जो प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बैरियर का बहुत बड़ा इशू है। लाइक जब आप यहाँ पर आते हैं स्टार्ट में, लैंग्वेज आपको नहीं आती, इंग्लिश यहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं आती, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है यहाँ पर। और इवन आपकी जो एजुकेशन है उसका मैंने जिस तरह स्टार्ट में बताया था, टर्किश एंड इंग्लिश,
2 मोड्स हैं। अगर आपके पास टेस्ट है लाइक टोफल है, जीआरई है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, देन यू कैन सिलेक्ट इन English mode. Otherwise, they will gonna select you in Turkish medium of instruction. So Turkish medium definitely is not our mother tongue language, so it will gonna be difficult for us to study everything in Turkish language. So स्टिल मोस्टली लोग जिन्होंने अभी अप्लाई करना है उनके पास टाइम है। मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों के पास अभी वक्त है, आप टोफल आइट्स आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अच्छे जो है वो मार्क्स उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। जिस पर आप अप्लाई करेंगे तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडमिशन हासिल कर सकें। बैचलर्स के स्टूडेंट्स के मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। बैचलर के स्टूडेंट्स अगर उनका एडमिशन होता है टर्किश लैंग्वेज के अंदर, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उनको कि वो यहाँ पर आकर बैचलर करें, बिकॉज आप पाकिस्तान से यहाँ पर आएँ, आप बैचलर अपना यहाँ से करें, आपने एवरीथिंग जो आपने स्टडी की है वो टर्किश लैंग्वेज के अंदर की है। आप यहाँ से वापस जाएंगे, पाकिस्तान आपने जाना है, या तो आपका प्लान है सेटल होने का, तब आप यहाँ पर बैचलर के लिए आएँ। अदरवाइज इंग्लिश में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप उसको चूज करें, टर्किश के अंदर आप उसको चूज उसी वक्त करें जब आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो, आपने यहीं पे मास्टर करना है, पीएचडी करनी है और आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ जस्ट बैचलर किया, बैचलर करके आप पाकिस्तान गए, आपको ईच एंड एवरीथिंग अगेन स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज लैंग्वेज जो आपने स्टडी की है वो आपकी डिफरेंट है, आपको बेनिफिशियल नहीं होगी आपके लिए, आपको वो काम नहीं। तो जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी सजेशन है, अगर वो टर्किश लैंग्वेज में सिलेक्ट होते हैं तो वो इसको प्रेफर ना करें, वो चाइनीज स्कॉलरशिप, कोरियन स्कॉलरशिप, मलेशियन और यूरोपियन कंट्रीज की जो स्कॉलरशिप है उनको प्रेफर करें। फैसिलिटीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो टर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप है वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बैचलर के स्टूडेंट्स हों, मास्टर के हों या पीएचडी के हों, तमाम स्टूडेंट्स को रेजिडेंस प्लस 2 टाइम मेस प्रोवाइड किया जाता है। रेजिडेंस इनकी अच्छी होती है, नो डाउट। ईयर एक्सपेंसेस, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होती है आपकी। स्टाइपेंड डिफरेंट होता है फॉर बैचलर स्टूडेंट्स नाउ 800 लीरा देते हैं, फॉर मास्टर स्टूडेंट्स 1100 लीरा, एंड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स दे गिव 1600 टेले। और अगर किसी स्टूडेंट्स का इरादा नहीं है रहने का डॉर्मिटरीज के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, तो एक्स्ट्रा मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा ऑफर होती है, ये 550 टेले उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। अगर वो खुद से बाहर रहना चाहते हैं तो वो बाहर रह सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्कॉलरशिप को हासिल किस तरह से कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि लाजमी है। चांसेस आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं? ऑलराउंडर जो भी होगा वो इसको सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। लाइक एक स्टूडेंट है, उसका जीपीए 4/4 है, बट कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं होगा। टर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती है जिनका जीपीए भी अच्छा होता है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस होती है उनकी, सोशल एक्टिविटीज़ उनकी अच्छी खासी होती हैं, ये उन्हीं को, या जिनके अलॉन्ग विद रिसर्च एक्टिविटीज़ जिनकी बहुत अच्छी होती हैं, उन्हीं को ये मोस्टली सिलेक्ट करते होते हैं। बाकी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता। मोस्टली स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है, वो कहते हैं 4/4 जीपीए था, रिसर्च एक्टिविटीज थी, बट सिलेक्शन नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आपका 4/4 जीपीए, आप ये मत सोचे कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं होगी आपकी सिलेक्शन। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होगी, आप नहीं सिलेक्ट हो सकते, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया आपको, जो आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में ऐड करनी है कि आपने टर्की को क्यों चूज़ किया, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर इंटरेस्ट डिवेलप हुआ कि आप टर्की आना चाहते हैं, ये चीज़ आपने लाजमी उसके अंदर ऐड करनी है। लेटर ऑफ मोटिवेशन या लेटर ऑफ इंटेंट सेम चीज़ें हैं, ये चीज़ आपने लाजमी ऐड करनी है। तो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेटर ऑफ इंटेंट ये बैकबोन है। अगर ये कॉपी नहीं होगा, आपका अपना लिखा हुआ होगा, आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज उसके अंदर होंगी, आपका अपना रिसर्च वर्क जो आपने किया हुआ है वो इसके अंदर होगा, और आपके एम्स जो होंगे जो आपने खुद ही मतलब उसमें डिसाइड किए हैं, जो लिखा है उसके अंदर, खुद पर्सनली आपने स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी है, सब कुछ आपका अपना होगा और अट्रैक्टिव होगा। आपने सिंपली जिस तरह मैंने पहले बताया इस तरह नहीं लिख देना, आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, आई डिड दिस जॉब ड्यूरिंग दिस टाइम, इस तरह से फॉर्मल सा आपने इसको नहीं बनाना, आपने इसको अट्रैक्टिव सा बनाना है
जो भी इसको रीड करे, रीड करने के साथ ही पहली 2-3 लाइनें पढ़े तो उसका इंटरेस्ट बढ़े। वो रीड आउट करने के बाद उसका इंटरेस्ट हो कि स्टूडेंट के अंदर जो है वो कुछ है, तो आपने अपनी पर्सनल जो प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज हैं आपने उनको शो ऑफ करवाना है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपका रिसर्च प्लान आपका डेफिनेटली बड़ा मैटर करता है मास्टर एंड पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर के लिए लाजमी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। जितना अच्छा आपका लेटर रिसर्च प्लान होगा, स्टडी प्लान होगा, कॉपीड नहीं होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें। 50 to 60% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे से डॉक्यूमेंट लेके कॉपीड कर लेते हैं। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट लाइक how we can increase our chances to get Turkey Bursary scholarship। एक चीज़ मैंने पहले बताई आपको, लाइक मोटिवेशन लेटर। सेकंड था रिसर्च प्लान। आपका रिसर्च प्लान को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ रिसर्च प्लान को। लाइक ऑलरेडी मैंने आपको बताया 6 स्टेप्स आपने बेसिकली फोकस करने हैं जब भी आप एक रिसर्च प्लान, स्टडी प्लान बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टॉपिक होगा कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप फर्दर स्टडी जो है वो करना चाहते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिडुअल टाइम है उसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या है, एक टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक होता है। सेकंड आपका इंट्रोडक्शन है। आप जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं आपने ब्रीफ सा उसका इंट्रोडक्शन देना है। बिकॉज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप एक रिसर्च आर्टिकल या पेपर पूरी पब्लिश कर रहे हैं, आप एक प्लान जो है वो राइट आउट कर रहे हैं। 2 to 3 पेजेस जो हैं वो एनफ होते हैं इसको राइट आउट करने के लिए। लेकिन आपने इंट्रोडक्शन उसका मेंशन करना है कि जिस चीज़ के बारे में, लाइक जिस एंटीबायोटिक के बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से आप उसके ऊपर जो है ना वो वर्कआउट करना चाह रहे हैं। थर्ड चीज़ होती है मेथोडोलॉजी। आपका रिसर्च करने का तरीका, ये डिपेंड करता है, फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। मेथोडोलॉजी आपकी डिफरेंट हो सकती है। आपने इसमें मेथड बताना है कि आप जो रिसर्च करना चाहते हैं आप इस मेथड को यूटिलाइज करेंगे। ये लाजमी नहीं है कि जब आप सिलेक्ट होंगे आपने सेम हर चीज़ वही उसी तरह से यूज़ करनी है। ये एक जनरल सा आइडिया है जिससे आप ये शो ऑफ कर सकते हैं कि आपको पता है कि रिसर्च कैसे करते हैं। ये स्टेप्स मैंने यूज़ करने हैं। इसी साइंटिस्ट का मैंने प्रोसीजर यूज़ करना है जब मैं इस रिसर्च को कंडक्ट करूँगा। तो ये सिंपल सा मेथोडोलॉजी है। जो भी आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन है, आपका मेथोडोलॉजी है, 12 to 15 लाइन्स एनफ हैं, बिकॉज आपने हर चीज़ को ब्रीफ रखना है। उसके बाद होता है बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप एक रिसर्च करने लगे हैं, डेफिनेटली उसके अगर बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे जब भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने ऐसा पॉइंट कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप हो, अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उस पर वर्क होने वाला हो, जिसकी डिमांड हो, आपने उस चीज़ को उठाना है। आपने बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स बताने हैं उसके कि क्या क्या बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ जिस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन, आपने कंक्लूड करना है ओवरऑल अपने स्टडी प्लान को, और एट द एंड मेंशन करने हैं रेफरेंसेस आप मेंशन करेंगे। बिकॉज आप डिफरेंट जो साइंटिस्ट होंगे उनकी मेथोडोलॉजी को आप लाइक रीड आउट करेंगे। उनकी क्लिनिकल बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स जो आपके रिसर्च से पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो किसी साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कस किए होंगे, आप फर्दर उसके अंदर मजीद एक्सटेंशन करना चाहते होंगे, तो इससे इन सब चीज़ों से रेलिवेंट आप क्या करेंगे, रेफरेंसेस जो होंगे वो आप अपने उसमें ऐड करेंगे। तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक, देन आपका इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, आपके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके जो आप प्लान बना रहे हैं, एंड उसके बाद आपका कंक्लूजन। रिजल्ट्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट हम एक रिसर्च नहीं कर रहे तो प्लान के अंदर हमें ज़रूरत नहीं है रिजल्ट्स को इसमें ऐड आउट करने की। और एट द एंड आपने रेफरेंसेस इसके अंदर ऐड करने होते हैं। तो ये जनरल सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि आप किस तरह से एक स्टडी प्लान डेवलप कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे किस तरह से आप किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। बैकबोन आपका लेटर ऑफ इंटेंट। सेकंड चीज़ आपका स्टडी प्लान है जब आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जीपीए, मोस्टली स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं तुर्की बुर्सरी के अंदर 3.5 प्लस जीपीए होती है मोस्टली की। कम वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं, ये नहीं कि कम वाले सिलेक्ट नहीं होते, बट मोस्टली 90% वही स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जिनका जीपीए 3.5 प्लस होता है। और ज़रूरी नहीं है कि जिनका 3.5 प्लस होगा वही ही सिलेक्ट होंगे। अगर आप बाकी एस्पेक्ट्स में, लाइक आपकी रिसर्च एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, आपके करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो भी आप अपने
सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो लेटर ऑफ इंटेंट बैकबोन है, उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें। सेकंड आपका रिसर्च प्लान, और उसके बाद आपकी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इन शॉर्ट ऑलराउंडर वो स्टूडेंट्स जिसके पास चीज़ होगी उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिसकी जीपीए अच्छी है बट उसके पास रिसर्च एक्टिविटीज़ कोई नहीं है, जिसके पास सोशल एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है। अगर आपके बिकॉज कल्चर एक्सचेंज करना होता है टर्की ने बेसिकली, जब आप यहाँ पर आते हैं तो सोशली एक्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली उन्हीं को ये लोग ज़्यादातर सिलेक्ट करते होते हैं। तो दैट्स अबाउट लाइक किस तरह से आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। उसके बाद हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लाइक अगर आप तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप विन करते हैं तो कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हर चीज़ के डेफिनेटली दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप ये स्कॉलरशिप अवेल करते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, आपको 1 साल टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन इंग्लिश में होता है या आपका टर्किश में होता है, आपको करना पड़ेगा 1 साल आपको लैंग्वेज में देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये लाइक आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। अगर आप बाकी कंट्रीज में जाते हैं, अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप पे, तो मास्टर के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका 2 इयर्स का है, पीएचडी आपकी 4 इयर्स की है, बैचलर आपका 4 इयर्स का है। तो यहाँ पे 1 साल एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज आप इसका कह सकते हैं। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है बैचलर के अंदर, टर्किश के अंदर, आप यहाँ से बैचलर कर लेते हैं और आपका फर्दर प्लान नहीं है कोई यहाँ पे स्टे करने का, आप वापस मूव करना चाहते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो भी आपके लिए बड़ा टफ होगा। आपको अगेन से जो है वो हर चीज़ इंग्लिश के अंदर स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ से टर्किश में सीख के जाएंगे, आपको अपने कंट्री में जो टर्किश लैंग्वेज है उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं है उसका। हर चीज़ इंग्लिश के अंदर है या आपकी मदर लैंग्वेज उर्दू के अंदर है, तो आपको हर चीज़ अगेन जो है वो स्टडी आउट करनी पड़ेगी। ये बैचलर्स के लिए मोस्टली जो है ना ये इशू है। मास्टर एंड पीएचडी है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पर्सनली भी जानता हूँ टर्किश में सिलेक्ट हुए हैं, इंग्लिश में इस वक्त जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एजुकेशन को। वो डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर। अगर आपको वो एक चांस दे देता है, लाइक फैसिलिटी, आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, ये आपका लक है। अगर आपको मिल जाती है कि अगर आप टर्किश में सिलेक्ट हुए हैं लेकिन आप कुछ कोर्सेज इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आप अपनी रिसर्च जो है वो आप इंग्लिश में कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर। अगर आपको कोई अच्छा सुपरवाइजर मिल जाता है तो आप टर्किश की बजाय इंग्लिश में भी जो है वो कर सकते हैं। बट फॉर बैचलर स्टूडेंट्स आपको टर्किश में ही पढ़ना पड़ेगा, और जब आप टर्किश में पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा अगर आप वापस मूव बैक करना चाहते हैं अपने कंट्री के अंदर। तो ये सिंपल से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे तुर्की। एडवांटेजेस में डेफिनेटली आप फॉरेन आएंगे तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, इंटरनेशनल जो है वो आप यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप लाइक लैंग्वेज कोर्स भी इनका जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप यहाँ पर आते हैं फर्स्ट ईयर जो है वो लैंग्वेज कोर्स होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एवरीथिंग इज फैसिलिटेटेड। लाइक फॉरेन आते हैं, आप लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, आप स्टडी भी करते हैं, डेफिनेटली ये इसके एडवांटेजेस हैं। डेफिनेटली जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, आपकी ग्रोमिंग ज़्यादा होती है, आपको लर्न करने को ज़्यादा मिलता है, आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है, आप नई नई चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखते हैं। जब आप मूव बैक करते हैं अपने कंट्री में तो आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप अपने कंट्री में जाके उनको अप्लाई कर सकते हैं। टर्की जो है वो वेल डेवलप कंट्री है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलरेडी मतलब हर चीज़ में वेल डेवलप है। तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो लर्न आउट कर सकते हैं, जो वापसी पे आप जाके अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, जिससे हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप होगी, स्ट्रांग होगी अगर आप वर्कआउट करें। तो ये सिंपल I have explained everything about Turkey Bursary scholarship. I have explained about documents, like कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपलसरी। अगेन मैं समरी आपको कंक्लूजन कर देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, जो कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा। सीवी है, आपका लेटर ऑफ इंटेंट है, आपका रिसर्च प्लान है, आपके रेफरेंस लेटर्स हैं, एक बैचलर के लिए, 2 मास्टर और पीएचडी के लिए। और जो अगर आपके पास कोई भी टेस्ट है आपने दिया हुआ है, टोफल है, आइल्स है, तो आप उसको ऐड करेंगे, डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। आप इंग्लिश में जो है वो अपने चांस इंक्रीज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिलेक्शन होने के। और जो नॉन नेसेसरी हैं आपकी एक्टिविटीज़, लाइक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं होंगी तो आप एलिजिबल हैं।
आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं, आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, बट आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम होंगे अगर आपके पास सिर्फ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट जो कि ऑब्लिगेटरी हैं सिर्फ ये होंगे। अगर आपके पास इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, करिकुलर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, आपका जॉब एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो भी आपने अटेंड की हुई, ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए हुए हैं, अगर आप इन सब चीज़ों के सर्टिफिकेट्स इसमें ऐड करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते होते हैं। ये सब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐड करते हैं, बिकॉज अगर आप ऐड करते हैं तो आप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट की तरह अपने आप को शो ऑफ कर रहे होते हैं। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तुर्की बुर्सलेरी ऑलराउंडर स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जिनका जीपीए ज़्यादा है या जो एक फील्ड के अंदर माहिर है उसको सिलेक्ट नहीं करता, ये उनको सिलेक्ट करता है मोस्टली जिनका हर फील्ड के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है। कुछ स्टूडेंट्स लकी भी होते हैं, दे कैन गेट सिलेक्ट, बट मोस्टली 80 to 90% जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू दैट आई एम गोना टेल यू, लाइक आपको ऑलराउंडर होना होगा। अगर आप ऑलराउंडर होंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको वर्कआउट जो सबसे ज़्यादा करना है वो अपने लेटर ऑफ इंटेंट पे करना है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स लाइक बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी, लेटर ऑफ इंटेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, कॉपी नहीं करना अपने लेटर ऑफ इंटेंट को। जितना बेहतर आप अपना लेटर ऑफ इंटेंट प्रिपेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बैकबोन है, 70 to 80% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं अगर आपका लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो अट्रैक्टिव होता है। अगर आपका जीपीए कम है तो वो भी उसको लाइक हेल्प आउट कर देगा, आपके स्टिल चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट तुर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप। अगर आई थिंक देयर इज स्टिल टाइम, इफ एनीवन want to ask any question here, I can explain it right now. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन पहले तो ये है कि व्हाई डिड यू चूज टर्की, आपने इसको हाईलाइट किया था। मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि हम इस बारे में इसको अट्रैक्टिव कैसे लिख सकते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं कि हमको क्या बताएं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि आप उस अट्रैक्टिव क्या है, लाइक उनका कल्चर, आप उनके कल्चर को लाइक करते हैं, आपको लाइक आप उनकी ब्यूटी, कंट्री जो ओवरऑल लाइक यू नो टर्की इज रियली अ ब्यूटीफुल कंट्री, आप उससे इंस्पायर्ड हैं आप। और आप तुर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और गर्ल्स के लिए बड़ा ही सूटेबल इन्वायरमेंट है यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको जो है ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। लाइक आपको जस्ट लाइक फील होता है यहाँ पे पाकिस्तान की तरह कोई इशू नहीं है, हर चीज़ सेफ है, तो आप इस तरह के पॉइंट्स उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक। और आपने रेफरेंस लेटर की बात की, उसमें आपने कहा 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो रेफरेंस लेटर के तौर पे वर्क कर सकता है, जो जॉब एक्सपीरियंस लेटर होता है? आप उसको यूज कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, उसमें आपको रिकमेंड किया जाएगा। लाइक आपने एक्सपीरियंस लेटर जो है उसको आप मेरे ख्याल से इट्स बेटर टू ऐड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज जो रेफरेंस लेटर होता है उसमें आपको टीचर रिकमेंड कर रहा होता है और इट्स बेटर कि आप वो किसी टीचर से ही बनवाएं। लाइक आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी होंगे 18 ग्रेड पे, वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये स्टूडेंट मेरे पास लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 6 ईयर्स से जो है वो मेरे पास है, मैं अच्छे से जानता हूँ स्टूडेंट्स को, इसके अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं और इन फ्यूचर ये बहुत अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस पर्सन टू टर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप। ठीक है। और जो आपने कहा कि आइट्स अगर और टॉफल्स अगर इस वक्त आपके पास नहीं भी है तो इट्स फाइन, इसके सिर्फ ये कंपल्सरी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ये सिर्फ इसके रिक्वायरमेंट होती है कि साथ इसके पॉइंट्स ऐड होते हैं, या ये कंपल्सरी ही होता है, ये देना ही देना है? नहीं, ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह पहले बताया, आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिलेगा, आप इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में एडमिशन इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आइट्स नहीं है, टॉफल नहीं है, स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, बट आपका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा, आपका एडमिशन टर्किश मीडियम में होगा। हाँ, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इसमें हेल्प नहीं कर सकता? नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हेल्प नहीं करता। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट जो है वो क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करते हैं। स्पेशली जिस पर आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2021 के अंदर, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आपके पास उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है डॉक्यूमेंट तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं,
अगर आपके पास नहीं है तो आप सिलेक्ट भी नहीं होंगे उस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, सेशन वाज रियली गुड, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है सर से कि सर कोई वेबसाइट या कोई आपने बता दें जिसमें हमने इनको जनवरी में अप्लाई का आना है ना, तो कोई वेबसाइट वगैरह इसकी बता दें स्कॉलरशिप के लिए चेक करने के लिए या फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। आप सिंपली तुर्की बुर्सलरी लिखेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप का ऑप्शन होगा वेब पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और तुर्की स्कॉलरशिप के नाम से फेसबुक पर पेजेस भी हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपडेट रहने के लिए। जी थैंक यू अमन। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम तुर्की बेसिकली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस तरह पाकिस्तान में प्रोसीजर होता है कि उसके लिए जो है ना फी स्ट्रक्चर वगैरह होता है, तो इसका भी कोई फी स्ट्रक्चर होता है? नो, कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है किसी भी किस्म की। आपको किसी भी कोई मनी जो है वो पे आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ज़रूरत है कि आप किसी को ढूंढेंगे वो आपके लिए अप्लाई करे। इट्स अ रियली सिंपल प्रोसीजर, आप खुद से जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके थैंक यू। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो दैट के जो प्रोफिशिएंसी लेटर के लिए कहा है, अगर एक अंडरग्रेड स्टूडेंट है और उसने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर वो यूनिवर्सिटी से लेटर लेता है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लेटर बताया आपने, तो क्या वो काम कर सकता है उसके लिए क्या अगर वो तुर्की में आता है और इंग्लिश पे अप्लाई करता है तो? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर एडमिशन लेना है इंग्लिश मीडियम के अंदर तो आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक टोफल या आइट्स जितने बैंड वो चाहिए, मतलब वो आपको शो ऑफ करने पड़ेंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है आप। ओके थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि लेटर ऑफ इंटेंट और मोटिवेशन लेटर में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको पहले बताया था, लेटर ऑफ इंटेंट, मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तीनों चीज़ें सेम हैं। I am Mariba Kainat and I recently graduated from Capital University of Science and Technology from Pakistan, and I have scored a 3.13 CGPA in electrical engineering. I want to do study in Turkey. There is any possibility to get 80 to 90% scholarship in Turkey? Yes, there is possibility. Like if you are going to apply for Turkey Bursary scholarship, you can try it in 2021 batch. But other than this scholarship, you can also try to contact to different professor by sending them emails by personally. So if you contact them personally, this scholarship amount will be less as compared to Turkey Bursary, but still there is chance. I know many students those came by sending emails to professors. You can apply through this kind of method too, no issue. What will be the procedure to contact professor personally? Yes, you can check on the website of the university according to your own department. You can select different professors according to your own research, and then you can send them emails like, I also want to do this kind of research, so that's why I want to join you. Can you please give me acceptance letter for that purpose, that I can come to Turkey for doing my research or my master degree. Okay, or is there any possibility to get residential expenditure also from Turkey? Yes, it's possible. Like I have already told you, like many students I know, those came here only for partial scholarship and are getting 1,000 TL per month, and it's enough for them. Those are living in small cities, it's enough. Like for living expenditure and food, everything, it's enough 1,000 TL. If you are living in small city, but if you are living in big city, then it's not enough. Teacher to teacher, supervisor to supervisor, how much amount he or she will gonna give you. सर मैक्सिमम जीपीए कितना रिक्वायर होता है इसके लिए? मैक्सिमम जीपीए इज नॉट अ बिग डील। 75% रिक्वायरमेंट है। अगर आपके 75% है आप अप्लाई कर सकते हैं। 3.5 प्लस से जितनी भी लोगों की जीपी होती है 80% चांसेस होते हैं वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। बट सेम उसी तरह अगर वो ऑलराउंडर है, जिस तरह मैं पहले ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन चीज़ों को। इट वाज रियली अ कॉम्पैक्ट एंड फ्रूटफुल सेशन। आई होप कि सबको समझ होगी। डॉक्टर नोमान ने बहुत अच्छे से इसे एलैबोरेट करके बताया है। वी आर ओवर हियर, जब भी आपको ज़रूरत हो टर्की से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन से, तो आई होप कि डॉक्टर नोमान हमें फेवर देंगे, वो हमें आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस की, और हम ज़रूर उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बिकॉज एज अ पाकिस्तानी ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को बेनिफिट दें और हम कैसे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ आवर बेसिक एंड कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। एंड आई होप कि हम सब
पहुंच के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज इट इज बेटर टू बर्न अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस. Thank you so much all of you for listening us. If anyone need any kind of assistance, she can contact me personally or can contact through you people. I always be available for all of my Pakistani students, because I know how I got this scholarship, and that's why I really want to help the people, so that deserving people, deserving students can get this scholarship easily. So you can ask me anytime if you need any kind of help. I will be available always, inshallah.